Hello guys, how are you? I hope you all are doing excellent. This is Ashim Mishra, came up with my channel Yours Medicos Library. So guys, इस वीडियो में हम एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन के नए सब टॉपिक में है जिसका नाम है क्लिनिकल पिक्चर एंड डायग्नोसिस. गाइज, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लिनिकल पिक्चर एंड डायग्नोसिस में लोकल रिएक्शन के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैंने इसी के जनरल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा. इसको मैंने इसीलिए ब्रेक किया है ताकि आपको ये जो रिएक्शन है लोकल और जनरल रिएक्शन इसको सेपरेटली अच्छे से बता पाऊँ. ओके, और आपको इजीली समझ में आए. ओके, तो गाइज जैसे मैंने बताया था पहले कई वीडियो में कि एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन का ये डेफिनेशन है. इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सर्जरी से पहले या सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कोई भी इन्फेक्शन जो पस कॉज करे, ओके, उसको बोलते हैं एक्यूट पुरुलेंट सर्जिकल इन्फेक्शन. ओके, वो एक्यूट इसलिए है क्योंकि वो सडनली चालू हो जाता है. ओके, और शॉर्ट टाइम के लिए होता है. ओके, इसीलिए इसको एक्यूट बोलते हैं. अदरवाइज नहीं तो क्रॉनिक बोल सकते थे. ओके, तो गाइज ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. सो लेट्स बिगिन गाइज. आइए अब हम समझते हैं ये जो जनरल रिएक्शन है उसमें क्या हम समझ सकते हैं, उसमें हम क्या सीख सकते हैं इस वीडियो में. ओके, तो ये जो जनरल रिएक्शन है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, ओके, जो लेटर ऑन पस होते हैं, जो पस में कन्वर्ट होते हैं स्पेशली, ओके, उससे वो कुछ सिम्टम्स शो होता है जो इंटॉक्सिकेशन के फॉर्म में होते हैं. ओके, और वो बहुत अलग अलग डिग्री के होते हैं जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर. ओके, इस फॉर्म में होते हैं. ओके, तो उसके लिए अंडर हम पहला पॉइंट समझते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ओके, इस कंडीशन में क्या होता है गाइस कि जो पेशेंट होता है वो क्या कंप्लेन करता है. ओके, जब ये सब इन्फेक्शन होता है, ये सब जब प्रोसेस चालू हो जाता है, ओके, तो पेशेंट को क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ हीटनेस होती है. ओके, अलॉन्ग विथ चिल, हेडेक, जनरल मैलेस मतलब एक तरीके का वीकनेस होता है. ओके, पुअर एपेटाइट, ओके, और समटाइम्स डिले स्टूल. ये सब चीज़ें पेशेंट के कंप्लेन होते हैं. ओके, जब इंटॉक्सिकेशन का प्रोसेस होता है. ओके, अलॉन्ग विथ जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो बहुत बढ़ जाती है, अप्रॉक्स 40 डिग्री या उससे ज़्यादा. ओके, 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, और इसमें टेकीकार्डिया होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है. ओके, अलॉन्ग विथ वो पूरा स्वेट से भीगा होता है. ओके, क्योंकि ऑफकोर्स ये 40 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो ऑफकोर्स स्वेट तो होगा ही. ओके, और इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है. ओके, कि जो हर दिन अगर डे वाइज देखें तो 1.6 से लेकर 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है. ओके, जो मॉर्निंग में नॉर्मल रहता है या सब फेवरेबल रहता है, मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहता है, उसके बाद इवनिंग में टेम्परेचर बढ़ता है. ओके, तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग में टेम्परेचर एक एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ जाता है. ओके, अब हम समझते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जो इंटॉक्सिकेशन के दौरान पेशेंट को क्या क्या कंप्लेन आती है उसमें जो स्प्लीन और लीवर है उसकी साइज़ भी बढ़ जाती है, ये भी एक कंप्लेन होता है. ओके, ऑफ कोर्स जो लीवर का एनलार्जमेंट होता है अलॉन्ग विथ ये जो डील होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ऑफकोर्स जॉन्डिस से रिलेटेड होगा क्योंकि जो स्क्लेरा है वो ऑफकोर्स येलो कलर का हो जाता है. ओके, अलॉन्ग विथ अब ये जो जनरल रिएक्शन है ये जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो इंटेंसिटी है उस पर भी डिपेंड होता है. ओके, अगर इसकी इंटेंसिटी बहुत सीवियर हुई तो ओके, तो जो भी आपने सिम्टम देखे हैं, जो भी पेशेंट कंप्लेन देखे हैं वो भी बहुत सीवियर हो जाते हैं. ओके, अगर ये रिएक्शन मीडियम या वीक हुआ तो ऑफकोर्स चेंजेस भी हमें मॉडरेट या कुछ सबटाइल फॉर्म में हमें देखने मिलते हैं. तो ये पूरा मिला के ये एक तरीके का डिग्री पर रहता है कि किस तरीके से जो जनरल रिएक्शन है वो शो होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सेवियर. ओके, और इसको इस हिसाब से इसको बोला जाता है पुरुलेंट रिजॉर्प्टिव फीवर. ओके, उस हिसाब से बताया गया है. ओके, अब आते हैं कि लेबोरेटरी डाटा में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब पेशेंट को ये सब चीज़ें फील होती हैं. ओके, जब इंटॉक्सिकेशन का प्रोसेस होता है या जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या क्या चीज़ें जो पेशेंट कंप्लेन करता है. ओके, तो उसमें लेबोरेटरी डाटा में ये चेंजेस मिलती हैं. ओके, कि कोई भी चेंजेस जिससे पेशेंट को एसेस कर पाए, ओके, आइडेंटिफाई कर पाए कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है. ओके, जैसे मैंने बताया था माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर उस फॉर्म में. ओके, उसमें ये जो लेबोरेटरी डाटा है वो बहुत हेल्पफुल होती है. ओके, वो प्रेडिक्ट करती है कॉम्प्लिकेशन और अलॉन्ग विथ जो उसका ट्रीटमेंट के जो मेथड होते हैं, जो क्राइटेरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करती है. ओके, कि माइल्ड अगर फॉर्म है, माइल्ड फॉर्म है, ओके, जनरल रिएक्शन का तो उसको माइल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, मॉडरेट फॉर्म है तो मॉडरेट ट्रीटमेंट दिया जाता है, या सेवियर फॉर्म है तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है. ओके, वहीं आता है अब जैसे मैंने बताया था लेबोरेटरी डाटा में पहला आता है ब्लड एनालिसिस. ओके, क्या क्या चेंजेस मिलते हैं. ओके, देखिए गाइज, आपको सिंपल सा पता होता है कि जो हमारा WBC होता है वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी का. ओके, अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है तो
ऑफकोर्स हमें ये चीज़ बहुत क्लियर होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो जो ल्यूकोसाइट का जो फॉर्मूला होता है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। ओके, एंड अलोंग विथ जो ESR होता है, ESR का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके, ये ड्यू टू द इन्फेक्शन और ड्यू टू द पुदलिन पस से जो भी हमें इंटॉक्सिकेशन होता है या जो भी पेशेंट को कंप्लेन आती है उससे ये सब चीज़ें देखने मिलती है। ओके, और अलोंग विथ न्यूट्रोफिलोसिस होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसके भी परसेंटेज बढ़ जाते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जो इमैच्योर जो यंग फॉर्म ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं, ओके, वो भी हमें अपीयर होना मिल जाता है ब्लड में। ओके, ब्लड एनालिसिस में। और अलोंग विथ जो लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट हैं उनके नंबर रिलेटिवली डिक्रीज होते हैं। ओके, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट है, ओके, जैसे उसका नंबर कम होता है, ओके, जैसे मैंने बताया था पहले, तो उससे क्या इंडिकेट होता है, उससे ये पता चलता है कि उसमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एक अफेक्ट होता है। ओके, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिप्लीट होता है। ओके, ये एडवर्स साइन है। ओके, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और जो ESR है वो 1 और 2 दिन में, ओके, वो देखा जाता है, वो बढ़ता जाता है। ओके, लेटर ऑन धीरे धीरे। ओके, और रिस्टोर कब हो जाता है, 7 से 10वें दिन में वो रिस्टोर होना शुरू होता है ESR का वैल्यू। ओके, और अलोंग विथ जो नॉर्मल ESR वैल्यू कब मतलब ESR की वैल्यू नॉर्मल कब होती है, जब हम कंप्लीटली जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है हम उसको एलिमिनेट ना कर दें। ओके, तब तक ESR की वैल्यू नॉर्मल नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अलोंग विथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, विथ लॉन्ग टर्म सेवियर पुदुलेंट प्रोसेस। ओके, अगर पुदुलेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम तक रहा और वो बहुत सेवियर फॉर्म में रहा तो ओके, तो एनीमिया के चांसेस होते हैं गाइस। ओके, अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने मिलती है बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ब्लड में। ओके, तो हमें क्या देखने मिलता है, सिंपल सा हमें ये देखने मिलता है कि जो नाइट्रोजीनियस पैरामीटर है वो बढ़ जाते हैं। ओके, ब्लड में नाइट्रोजीनियस पैरामीटर मतलब क्रिएटिनिन, यूरिया, ओके, ये सब बढ़ जाते हैं। ओके, अलोंग विथ, अब ये कैसे बढ़ते हैं, ऑफकोर्स देखिए गाइस, जब ब्लड में आपको यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखे ना, सिंपल सा आप समझ लीजिए कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, आप ये दिमाग में रखिएगा। ओके, इनसफिशिएंट किडनी फंक्शन। ओके, और बहुत सारे कैटाबॉलिक एक्टिविटी हुई होगी। ओके, और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कॉम्प्लेक्स या जो सेवियर केसेस होते हैं, ओके, सेवियर फॉर्म ऑफ केसेस होते हैं, उसमें जो लेवल ऑफ एक्यूट फेज होता है प्रोटीन का, ओके, वो हमें देखने में मिलता है ब्लड में। ओके, जैसे कि C रिएक्टिव प्रोटीन, सेलुलोप्लाज्मिन, हेप्टोग्लोबिन। ओके, ये सब चीज़ें हमें देखने मिलती है इन सेवियर फॉर्म में। ओके, हम ब्लड की बात कर रहे हैं ना कि हम यूरिन की बात कर रहे हैं, आप प्लीज़ नोट करिएगा। ओके, और अब जैसे मैंने बताया था कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मॉनिटर द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ओके, क्योंकि ये पुदुलेंट जो प्रोसेस होता है वो डायबिटीज़ से भी रिलेटेड होता है। ओके, तो हमें ब्लड ग्लूकोज भी एक नापना ज़रूरी है। ओके, ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, इसमें एक और चीज़ें आते हैं, जो ब्लड कल्चर फॉर स्टेरिलिटी। ओके, ये हम इसलिए करते हैं, यूजुअली इज़ मेड एट द हाइट ऑफ फीवर के टाइम में हम इसको मेजर करते हैं। ओके, इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि ये हमें डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है कि जो ब्लड में जो बैक्टीरिया है, जो सेप्सिस हुआ है, उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ओके, इसलिए हम ब्लड कल्चर स्टेरिलिटी के यूज़ करते हैं। ओके, अब आते हैं, ये सब हमने जो बात की है वो सब ब्लड से रिलेटेड बातें की हैं। अब हम आते हैं यूरिन टेस्ट के लिए। ओके, यूरिन टेस्ट में देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यूरिन टेस्ट सिंपल सा मतलब होता है कि किडनी से रिलेटेड होता है। ओके, अगर हमें यूरिन टेस्ट में कोई भी इंटॉक्सिकेशन दिखा, समझ जाइए टॉक्सिक किडनी हुआ है या टॉक्सिक एक प्रोसेस शुरू हो चुका है किडनी में। ओके, इनसफिशिएंट फंक्शन ऑफ द किडनी। ओके, उसमें अगर हम नोटिस कर सकते हैं प्रोटीन यूरिया, सिलेंट यूरिया, समटाइम ल्यूकोसाइट यूरिया। ओके, ये सब चीज़ें हमें यूरिन में देखने मिलती हैं। ओके, सो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि मैं ट्राई करूँगा कि जितना शॉर्ट हो सके वीडियो को बनाने की। ओके, मैं उतना कोशिश करूँगा। ओके, और मैं कोई भी टॉपिक को एक सिंपल वे में रखने की कोशिश करूँगा और मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में कंटेंट को नेगलेक्ट करते गया या डाइल्यूट करते गया कंटेंट को, ऐसा नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में भी रखूँ और कंटेंट को भी एक अच्छा स्ट्रेंथ दूँ। ओके, सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।